student, I am Sachin Gupta and I welcome to you on the part 3 of the paper solution of the UP Board 29 February 2024. As a student, we had been already talked about the question number from 1 to 6 in part 1 and part 2. So student, we had start from the question number 7. As question number 7 have 8 marks. And student, there are only 3 questions are remaining in this paper of the UP board which have already completed. So student, without being lated, we start here from question number 7. Here question number 7 is if matrix A इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स ए स्टूडेंट्स गिवन है और यहाँ पर बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, और हमको ए इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स हमें दोस्तों में फाइंड करना है। तो जैसे कि दोस्तों, और एक चीज और ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है यूपी बोर्ड के पेपर में, और आपके सीबीएसई बोर्ड में कितने मार्क्स का आता है वो पक्का ही किसी लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपका ये पूछा जाएगा ए इनवर्स फाइंड करना, वो 7 मार्क्स में आता है या 8 मार्क्स में आता है। ये दोस्तों ये आपके बोर्ड के हिसाब से होगा, और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पक्का ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करना सिखाता हूं मैं आज आप दोस्तों। तो 7A के क्वेश्चन में दोस्तों हमको यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी गई है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूं 1 1 3 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4। अब दोस्तों ए इनवर्स से निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। दोस्तों डिटरमिनेंट हमें ए पहले फाइंड करना होगा और फिर एडजॉइंट ए फाइंड करना होगा। डिटरमिनेंट ए दोस्तों कैसे निकलता है, इसी मैट्रिक्स को आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले आप इस मैट्रिक्स को आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए 1 1 -2 1 3 -4 एंड 3 -3 -4। और दोस्तों इसका जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या करना होगा आपको, फर्स्ट रो जब फर्स्ट एलिमेंट आप चूज करोगे तो दोस्तों आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लेना है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट इज 3 -3 -4 एंड -4। एंड स्टूडेंट वी हेयर क्रॉस मेक multiplication, cross multiplication here in all these elements, then this becomes student -12 and this becomes student -12 again, because student minus minus become plus and 4 3s are it's become 12, and here student we apply minus sign and take 1, and here we hide second column and first row, then remaining element is 1 -2 -3 -4. When you solve it then it become -4 and -6, and student when you take 3, when you take A13, then you hide first row and third column, that is when you hide first row and third column, then student remaining element is 1 -2 3 and -4, and when you multiply and when you solve this matrix, sorry this determinant, then this become -4 and this becomes student -6 -4 and -6. Since student minus sign is already present between in both these number, so it's become positive. Now student this become -24 and this become minus become plus, then it's come +10 and this become +2 and this become +6, then this becomes student when you solve it then it's give you -8। here student डिटरमिनेंट आपका आ गया है, आप जैसा देख रहे होगे। अब हम एडजॉइंट ए फाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं एडजॉइंट ए निकालने का आपको बहुत ही सिंपल मेथड बता देता हूं। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, डिटरमिनेंट तो मैंने ए फाइंड कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इसको इरेज करके डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए फाइंड करता हूँ। ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो आई -8 दोस्तों, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ -8, और एडजॉइंट ए को वैसे लिख दे रहा हूँ अभी। अब आप देख रहे होगे कि मुझे एडजॉइंट ए फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू कैसे फाइंड होती दोस्तों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जब कभी कोई मैट्रिक्स आपको दी होती है तो आप जानते हो कि आप इसको किस तरह से लिखते हो। ये जो एलिमेंट आपका कहलाता है A11 नंबर का एलिमेंट कहलाता है, ये A12, ये A13। तो दोस्तों जब आप एडजॉइंट ए निकालोगे
जब एडजॉइंट ए निकालोगे तो आपको यहाँ पे B11, B12 और B13 लिखना है। अब दोस्तों ये B11, B12, B13 कैसे आएगा मैं ये भी आपको बता दूंगा। और यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो एलिमेंट है ये आपका कहलाएगा A21, A22, A23। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा B21, B22 एंड B23। और इसी तरह से दोस्तों ये वाला एलिमेंट जो होगा यहाँ पर ये जो एलिमेंट होगा A31, A32 और A33। तो ये दोस्तों आएगा B31, B32, B33। दोस्तों हुआ क्या है कि हमने क्या किया है, जो यहाँ पे रो होती हैं उनको कॉलम में लिख दिया है, ऐसा कह लीजिए आप, या फिर ऐसा कह लीजिए जो कॉलम है उनको रो में लिख दिया है। ये चीज इसमें हमें क्या करना होता है, जब हम B11, B22 ये सब फाइंड कर लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ पर A11, B11 फाइंड कर रहे हो, तो B11 दोस्तों कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, वही चीज फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है। तो जो नंबर बचेंगे दोस्तों आपको उसको मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में लिख लेना है। जब आप डिटरमिनेंट में लिख लोगे दोस्तों तो ये कुछ बनेगा आपका -12 एंड -12। तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका -24। ये दोस्तों B11 की वैल्यू होगी। B12 कैसे आप फाइंड करोगे, B12 की वैल्यू आप फाइंड करोगे दोस्तों फर्स्ट रो को हाइड करके एंड सेकंड कॉलम को हाइड करके। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे दोस्तों वो 1, -2, -3, -4 होगा। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा दोस्तों। और एक चीज और दोस्तों, आप जब भी ये वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे जो भी नंबर आ रहे हैं उस नंबर में जो भी डिजिट बन रहे हैं उनका डिजिट ऑड है या इवन है। अगर ऑड है दोस्तों तो नेगेटिव साइन आता है, और अगर इवन है तो पॉजिटिव साइन भी आता है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 11 आ रहा है और 11 में दो जो डिजिट आ रहे हैं दोस्तों वो 1 एंड 1 आ रहे हैं। जब आप उसको 1 और 1 को ऐड करते हो तो 2 बनता है जो कि इवन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस का अगर आप माइनस का स्क्वायर करोगे दोस्तों तो आपको माइनस का स्क्वायर करोगे तो आपको प्लस मिलेगा। तो दोस्तों ये वाला जो B11 होगा इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। B12 में इनका एडिशन जब आप करोगे 1 और 2 का तो 3 मिलेगा। माइनस का क्यूब करोगे दोस्तों तो आपको माइनस मिलेगा। तो जो भी इसका कैलकुलेशन आएगा उसमें दोस्तों माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये बनेगा -4 और ये बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा -6। तो ये हो जाएगा आपका +10। इस तरह से दोस्तों ये B12 की वैल्यू आ गई। अब B13 आप निकालोगे तो B13 में आप देख रहे हो 3 और 1 का जो सम है दोस्तों वो 4 आ रहा है। और जब आप माइनस का 4 टाइम करोगे मल्टीप्लिकेशन तो दोस्तों प्लस बन जाएगा। तो जो भी नंबर आने वाला है वो आपका पॉजिटिव आएगा। और दोस्तों B13 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, आपको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर लेना है। जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो आपको लिख देने हैं यहाँ पर 1, 3, -2, -4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -4 और दोस्तों ये बनेगा आपका +6। तो दोस्तों आ जाएगा ये आपका 2। इस तरह से दोस्तों B11, B12, B13 की वैल्यू आई। अब आप देख रहे होगे यहां से हमें B11, B12, B13 तो मिल गया। तो आप इसको जो है आप जो हमें एडजॉइंट ए दोस्तों निकालना है, यहाँ पे B11 और B12 यहाँ पे B13 की वैल्यू मैं ये पुट कर देता हूँ दोस्तों, -24 10 और 2। अब हमको फाइंड करना है, B21, B22, B23। तो दोस्तों मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। तो B21 कैसे आएगा, B21 में आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 2 और 1 का एडिशन 3 होगा और माइनस का जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। अब दोस्तों इसमें क्या है, आपका 2 और 1 आ रहा है तो इसका मतलब आपको सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है। तो अगर आप दोस्तों इसमें सेकंड रो ये और फर्स्ट कॉलम इसको हाइड कर लेते हो तो बचता है 1, 3, -4, -4, 1, 3, -4, -4। देखिए आप, मैंने आपकी सुविधा के लिए दोस्तों ये लाइन ड्रॉ की थी। ये लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है, यहाँ पर आपको केवल समझना है बातों को, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन अभी ड्रॉ की थी। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, B21 अगर आपको फाइंड करना है तो सेकंड रो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। ये सेकंड रो आपको भूल जाना है कि लिखी भी है यहाँ पर।
और फर्स्ट कॉलम, और ये फर्स्ट कॉलम है आपकी, तो इसको भूल जाना है। तो बचे हुए एलिमेंट 1 3 -4 है, तो यहाँ पर ये दोस्तों आ जाएगा ऐसे। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या बनेगा, ये -4 और +12, तो दोस्तों आ जाएगा ये आपका 12 में 4 जाएगा दोस्तों 8, और ये -8 आ जाएगा। इसी तरह से आप B22 फाइंड कर लीजिए। B22 का मतलब क्या होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो ये हो गई और सेकंड कॉलम ये हो गया। तो 1 -2 3 और -4 रिमेनिंग एलिमेंट है। 1 -2 3 and -4 are the remaining elements. And here student, sign become positive because 2 + 2 become 4, and this become -4 and +6, so this give 2 + 2. Now you can calculate B23. Value of B23 is when you hide second row and third column. Here you can watch second row is your this and third column is this. तो एलिमेंट जो बचेंगे 1 1 -2 -4 बचेंगे दोस्तों, 1 1 -2 एंड -4। और दोस्तों यहाँ पे माइनस साइन और आ जाएगा क्योंकि 2 + 3 आप जानते हो 5 होता है, एंड 5 इज ए ऑड नंबर। सो this become -4 and this become +2, then this become student +2. So I can write here the value of B21, B22 and B23 in the place here student. What is the value of B21? That is -8, B22 is 2 and B23 is +2. So I put here +2. Now student, I find value of B31, B32 and B33. What is the value of B31? Let's see. Similarly student, you can find the value of B31. Here student, what is the sign? 3 + 1 is 4, which is even number. So this give plus value of remaining element. So student, when you hide third row and first column, what is third row? This is the third row and this is your first column. So remaining element 1 3 +3 and -3. So I write here 1 3 3 -3. When you solve it, then this give -3 and 3 3 is a 9. This become -9. This give -12. Now you can calculate B32. What is B32 meaning? You can hide third row and second column. What is third row? Third row is this and second column is this. So remaining element is 1 1 3 -3. So you can put here 1 1 3 -3. When you solve, and one more thing student, what is the sign here? Sign is negative. You can see student, whenever we can write the value of B31, B32, the sign is coming in alternate sequence. Here plus sign is occur and here minus sign is occur, then again plus is occur. So स्टूडेंट, आप कह सकते हो कि यहाँ पर प्लस माइनस जो है अल्टरनेट क्रम पे दोस्तों हम लोग अप्लाई करते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बनेगा आपका -3 और ये बनेगा -3, तो -3 -6 और +6 दोस्तों बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमारी B31 वैल्यू मिल गई, यहाँ B32। अब मैं निकाल लेता हूँ दोस्तों B33 की वैल्यू। क्या है B33 की वैल्यू? थर्ड रो और थर्ड कॉलम को आपको हाइड करनी। थर्ड रो ये, थर्ड कॉलम ये, रिमेनिंग एलिमेंट 1 1 1 3। क्या होगा दोस्तों? 1 1 1 3। और एक और चीज दोस्तों, 3 + 3 को ऐड करोगे तो प्लस आएगा, सॉरी 6 आएगा। 6 इज ए इवन नंबर, सो दिस मैट्रिक्स रिमेन पॉजिटिव। सो यू कैन solve it. This become 3 - 1, that is +2. So student, you can put here the value of B31, B32, B33. Sorry student, this is the B33. So this become the student -12 +6 and +2. So student, this is your adjoint है, this is the value of your adjoint है। कुछ बच्चे ये वैल्यू तो निकाल लेते हैं दोस्तों। एक चीज मैं आपको यहाँ पर प्रिक्वेशन दे रहा हूँ कि अगर आप इसकी B11, B12, B13 वैल्यू फाइंड कर लेते हो तो आप इसको इसी क्रम में नहीं लिखिए। हम यहाँ पे दोस्तों अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं मैं, तो यहाँ पे ये A11, ये A12, ये A13 है, लेकिन मैंने इनको जो दोस्तों ली हुई वैल्यू है, इनको जो है मैंने इसको कॉलम में लिख दिया, रो को मैंने किसके टर्म में लिख दिया? कॉलम में। ये चीज ध्यान रखिए कि एडजॉइंट जब भी हम निकालते हैं तो जो भी हम इनका सीक्वेंस ले रहे होते हैं उस सीक्वेंस को दोस्तों हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज।
तो दोस्तों अब मैं इसका एडजॉइंट ए तो निकाल चुका हूँ, तो इनवर्स भी आपको बता देता हूँ कि इनवर्स क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ, ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई है, ए इनवर्स की वैल्यू आई है 1/8 माइनस का, और ये जो दी गई वैल्यू है वो दोस्तों मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10 2 6 2 2 2। और दोस्तों अब अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपका ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप इसको क्या करोगे, अंदर उठाकर इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे या फिर 1/8 से इसमें डिवाइड करोगे, -1/8 से दोस्तों, तो ये आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। सारे एलिमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे दोस्तों। जब 8 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 1, और ये बन जाएगा दोस्तों आपका 3/2। और जब आप इसको डिवाइड करोगे दोस्तों तो ये बनेगा आपका 5/4, ये बनेगा आपका 1/4, और ये बनेगा आपका 3/4। वो भी सारे माइनस के, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माइनस साइन पहले से प्रेजेंट है। और इसमें जब दोस्तों आप डिवाइड करोगे तो ये बनेगा -1/4, ये भी -1/4, और ये भी -1/4। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका आंसर हो जाता है। तो अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपसे पहले ही बोला था दोस्तों, इसमें हमको 7, 8 और 9 नंबर के जो क्वेश्चन आए हैं, इनमें कोई एक दो क्वेश्चन दिए गए ऑप्शनल, मतलब आप ए कीजिए या बी कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं सारे ही क्वेश्चन चूंकि कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं 7B का भी सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो इनमें से कोई एक ही क्वेश्चन करना था दोस्तों यहाँ पर हमको। तो प्यारे स्टूडेंटों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों 7B के सॉल्यूशन में। 7B जो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है। तो दोस्तों इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कह रहा है यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड से कैसे दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, जो यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट दिख रहे हैं उससे दोस्तों आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनानी होगी, और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई दोस्तों एक्स वाई जेड से करना होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो जो यहाँ पे गिवन वैल्यू है कांस्टेंट, उससे दोस्तों आपको एक कॉलम मैट्रिक्स अलग से इसके इक्वल में करना होगा। क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला दोस्तों ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है सॉल्व करने का, अगर आप इस मैट्रिक्स को ए और इस कॉलम मैट्रिक्स जो कि वेरिएबल मैट्रिक्स कहलाती है ए एक्स, और इसको दोस्तों जो यहाँ पे एक कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स दी गई है, इसको अगर बी मान लो, तो दोस्तों आपका इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी टाइप का बनता है। जब आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो इसको जो है दोस्तों दोनों तरफ आपको ए इनवर्स से लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जब आप इसको ए इनवर्स से लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे, ए इनवर्स ए एक्स बाई ए इनवर्स बी, तो दोस्तों ये जो है आपका ए इनवर्स ए जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, और ये बनता है ए इनवर्स बी। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी जो आपको फाइंड करनी होगी एक्स वाई जेड, वो क्या आ जाएगी, वो ए इनवर्स मल्टीप्लिकेशन विद बी, ये दोस्तों आपका सॉल्यूशन होगा। तो हमको पहले ए इनवर्स फाइंड करना होगा, और बी हमारा यहाँ पर ये दिया गया है। इनका दोस्तों हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, जो भी आएगा उसके साथ उसको जो है हम एक्स वाई जेड, ये जो एक्स कॉलम मैट्रिक्स है वेरिएबल मैट्रिक्स, इससे हम दोस्तों कंपेयर करा देंगे दोनों तरफ, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। और दोस्तों ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने कहा कि आपको इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इससे कराना है, तो इस मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई इससे कराना है तो आप सोचिए ये इक्वेशन आपका बनेगा कैसे। जरा देखिए 2x 3y एंड 3z। तो दोस्तों आप देख रहे हो इस कॉलम का मल्टीप्लाई हम इस रो से करते हैं, आप जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे जो दोस्तों नंबर दिए गए ना, आपको इनको कॉलम रो में लिखना है। किस में लिखना है, रो फॉर्म में। इस रो का जब आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे
तो आपका ये इतना पार्ट मिल जाएगा, और वो किसके इक्वल है दोस्तों, 5 के। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन दिया गया है उसको आप उसके जो कोएफिशिएंट है उसको आपको दूसरे रो में लिखना है, 1 -2 1। और इसी तरह से तीसरा जो आपको इक्वेशन दिया गया है इसके कोएफिशिएंट को तीसरे कॉलम तीसरी रो में लिखना है दोस्तों। तो ये 3 -1 -2 इस तरह से दोस्तों ये बन जाएगा। अब आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट करने के लिए आपको ए इनवर्स और बी का मल्टीप्लाई कराना होगा। जो सॉल्यूशन स्पेस होगा मित्रों वो किस में जाएगा, आपका ए इनवर्स बी के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो यहाँ पर हम जो x निकालना चाहते हैं वो ए इनवर्स बी के मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होगा। तो मैं दोस्तों पहले ए इनवर्स फाइंड कर लेता हूं और फिर बी का इसका मल्टीप्लाई करा देता हूं दोस्तों। So student, I write here, I calculate the determinant of A, that is here 40, and adjoint A, I already explained how you can solve adjoint A in the previous question, which is 7A. Similarly, I here calculate adjoint A, student. So you can watch the value of adjoint A is this, and the value of determinant A is 40. So I here calculate the value of A inverse, that is adjoint A divided by determinant of A, which is adjoint A is divided by 40, and since adjoint A its value is 555, so I write here 555 and 3 minus 13 and minus 11, sorry plus 11, and this become 9 1 minus 7। तो दोस्तों ये जो है आपका ए इनवर्स का वैल्यू बन जाएगा। अब आप इससे क्या करो, इसे उठाकर हर एक एलिमेंट में इसमें डिवाइड कर दो, क्योंकि आप जानते हो कि मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो बाहर नंबर होता है उसका हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। क्योंकि 40 डिवाइड में है तो हर नंबर को 40 से आप डिवाइड करोगे एवरी नंबर को। तो ये ए इनवर्स जो है बन जाएगा आपका 1/8, ये बन जाएगा दोस्तों 3/40, और ये बन जाएगा 9/40। इस तरह से दोस्तों ये बनेगा 1/8, ये भी बन जाएगा 1/8, और ये जो बनेगा दोस्तों ये बनेगा -13/40, और ये बन जाएगा 1/40। इसी तरह से दोस्तों ये बनेगा 11/40, और ये बनेगा -7/40। तो दोस्तों ये जो है आपकी ए इनवर्स की वैल्यू आ जाती है। अब आपको क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ए इनवर्स का मल्टीप्लाई बी से करा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए इनवर्स की वैल्यू तो आ ही चुकी है। अगर हम इस वैल्यू को अगर बी से मल्टीप्लाई कर दें, बी क्या है हमारा दोस्तों 5 - 4 3 है। तो अगर दोस्तों इसी में ही मैं ए इनवर्स का बी से मल्टीप्लाई करा दूं तो बी जो है हमारा दोस्तों क्या है 5 - 4 3 ये है। और ए इनवर्स बी जो है दोस्तों ये जो वैल्यू है हमारी किसके इक्वल है, एक्स के। मतलब कहने का कि ये जो ए इनवर्स बी जो है दोस्तों ये आपका एक्स वाई जेड के इक्वल हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी दोस्तों, एक्स वाई जेड इस कॉलम मैट्रिक्स के इक्वल होगी। अब आप इसका मल्टीप्लाई कराकर क्या करोगे, इसकी वैल्यू फाइंड करोगे। तो दोस्तों मैं इसका मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ए इनवर्स बी जो यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स लिखी है इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराया है। जब आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे मतलब 1/8 का 5 से, प्लस 3/40 का -4 से, प्लस 9/40 का 3 से जब मल्टीप्लाई कराओगे दोस्तों तो ये बनेगा 1। इसी तरह दोस्तों आप इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2। इस थर्ड रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा -1। और दोस्तों ये जो एक्स वाई जेड ये जो मैट्रिक्स लिखी थी कॉलम मैट्रिक्स, तो इस कॉलम मैट्रिक्स को हमने वैसे लिखा। अब हमने दोस्तों यहाँ पे इसका कंपेयर कराया तो हमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1 मिल गई। तो दोस्तों आपने देखा हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स की सहायता से कैसे सॉल्व किया, और ये दोस्तों ये कैसे आया है ये भी मैंने आपको समझाया है। बस दोस्तों मैंने यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से कैलकुलेशन थोड़ा सा डायरेक्टली बता दिया है, और ए इनवर्स जो है मैंने पहले निकालना आपको सिखाया हुआ है। उसी तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर अप्लाई करके ए इनवर्स दोबारा फाइंड किया है।
और b का केवल मल्टीप्लाई कराया दोस्तों, जो b यहाँ पर दिया गया उसका मल्टीप्लाई कराया, और x की जो कॉलम मैट्रिक्स है हमारा, जो कि वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स है दोस्तों, उसको उठाकर इसके इक्वल कर दिया। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वो भी दोस्तों ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप ए नंबर कीजिए या बी कीजिए। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 8A और 8B नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शनल है। या तो आप 8A कीजिए या तो 8B, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन में यूपी बोर्ड के मैथ पेपर में दिया हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिए गए हैं और दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन पहले वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है और दूसरे वाले इक्वेशन में दोस्तों आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर x और y की वैल्यू दी गई है 8b में, लेकिन 8a में x और y की वैल्यू नहीं दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करके इसमें कांस्टेंट की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमें कांस्टेंट एज इट इज छोड़ देना है, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन करते हैं हम दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। तो 8 का ए जो है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, tan इनवर्स y माइनस एक्स इन मल्टीप्लीकेशन dy एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन विद dx। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर इसको जो है लीनियर इक्वेशन के जरिए से सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन पहले हम बना लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों हम इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हम इसको क्या करते हैं कि डी वाई को इसके डी एक्स के डिवाइड में ले जाते हैं, tan इनवर्स y माइनस एक्स, और दोस्तों इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को यहीं पर रहने देते हैं, अभी 1 प्लस वाई स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो अगर आप इसको इधर लेकर आते हो तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, और इस 1 प्लस वाई स्क्वायर से अगर आप डिवाइड कर दो दोस्तों तो ये बनेगा आपका, ये इसको उधर ले जाइए तो ये प्लस का बन जाएगा, क्या होगा प्लस का बन जाएगा, और 1 प्लस वाई स्क्वायर, और दोस्तों ये बन जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब दोस्तों जब आप इसके कंपेयर कराओगे किससे, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q से, तो आप देख रहे हो यहाँ पर p का जो वैल्यू आएगा वो 1 अपॉन, यहाँ पर मैं दोस्तों लिख देता हूँ कंपेयर विद, तो यहाँ पर दोस्तों p का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और जो q का वैल्यू आएगा दोस्तों वो आएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हमको इसमें क्या निकालना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, e की पावर p dx फाइंड करते हैं। तो e की पावर इंटीग्रेशन p dy, यहाँ पर चूंकि हम लोग जो इक्वेशन बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे पी डी वाई आपको फाइंड करना होगा, क्योंकि p जो है y का फंक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई कुछ ऐसा आएगा। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये तो tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन होगा, तो e की पावर tan इनवर्स y दोस्तों आ जाएगा। और इसका जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो होगा दोस्तों x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू डी वाई प्लस c। ये दोस्तों हमारा क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट कर देते हैं, q का वैल्यू दोस्तों ये पुट कर देते हैं, और dy को वैसे लिख देते हैं, और कांस्टेंट टर्म में दोस्तों इसके साथ में लिख देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे होगे तो x की वैल्यू जो बन जाएगी दोस्तों, ये बनेगी e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स y, और q का वैल्यू है दोस्तों, q का वैल्यू है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये दोस्तों dy वैसे ही आ जाएगा और प्लस में कांस्टेंट। तो इस तरह से दोस्तों इस इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व करना होगा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हो कि e की पावर में tan इनवर्स y आ रहा है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर t इज इक्वल टू tan इनवर्स, या फिर हम लिख सकते हैं लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू t। जब आप इसको दोस्तों y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर
dy इज इक्वल टू dt दे देगा आपको। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आप dt पुट कर सकते हो। तो ये जो इंटीग्रेशन है आपका कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा, e की पावर t इंटू टी डी टी प्लस सी। अब आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपका इंटीग्रेशन दोस्तों आ जाएगा t माइनस 1 इंटू ई की पावर t प्लस सी। आप इसे इंटीग्रेट करके देख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन ये आता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर जो t की वैल्यू हमने जो मानी हुई थी वो हम वापस से पुट कर देते हैं। तो x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा tan इनवर्स y माइनस 1 ई की पावर tan इनवर्स y एंड प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये जो होगा हमारा यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। तो मैं चलता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8b की तरफ। इसके पहले so student here in question number 8b there is already it is remain in the form of the linear differential equation. So I write it directly which is given here dy by dx plus y upon x equal to x square। दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है हमें ये पहले से ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है। तो दोस्तों हम इसको डायरेक्ट कंपेयर करा देते हैं, कंपेयर विद dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो दोस्तों जब आप इसे कंपेयर कराओगे आप देख रहे हो कि पिछली बार जो दोस्तों हमारा इक्वेशन बना था वो dx अपॉन dy इक्वल टू प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू कुछ इस प्रकार से बना था। तो दोस्तों हमने इसमें जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो फाइंड किया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो ई इंटीग्रेशन पी डी वाई फाइंड किया था। लेकिन दोस्तों आप देखो कि इसमें जो है हमारा जो यहाँ पर है dx अपॉन डी वाई ना बनकर dy अपॉन dx बन रहा है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर p dx बन जाता है और सॉल्यूशन जो होता है यहाँ पर दोस्तों x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू यहाँ पर dy होता है। और दोस्तों इस केस में यहाँ पर x की जो वैल्यू y की जो वैल्यू होगी x की जगह पर y आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का तो मल्टीप्लाई कराना ही है q से, और यहाँ पर दोस्तों इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में आपको निकालना होगा और प्लस में कांस्टेंट। तो दोस्तों सिंपल सा मेथड है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप देख रहे हो, आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी, जो भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू से जब आप कंपेयर कराते हो तो p का वैल्यू 1 अपॉन x और q का वैल्यू x स्क्वायर मिल जाता है। तो दोस्तों आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब फाइंड करोगे ना यहाँ पर तो क्या करोगे, e की पावर p dx कैलकुलेट करोगे। तो e की पावर इंटीग्रेशन p dx जब कैलकुलेट करोगे तो p का वैल्यू पर रखोगे 1 अपॉन x और dx, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का क्या होता है दोस्तों, log x होता है। e और log एक दूसरे के रेसिप्रोकल फॉर्म है, इनवर्स फॉर्म है। तो एक दूसरे ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, ये दोनों फंक्शन कैंसिल होकर केवल x रह जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। तो y कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, और दोस्तों किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, dx के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या आएगा, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आ जाएगा और प्लस c। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, इसका रीजन जो है मैं बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसा करते हैं ये चीज आपको जान लेना चाहिए क्योंकि एग्जाम आपके बहुत ही नजदीक है और इसको कैसे कैलकुलेट करना है आपको ये सीखना जरूरी है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोस्तों क्या आया, यहाँ पे x आया, ये x लिख दिया। q की वैल्यू क्या है दोस्तों, x स्क्वायर है, आप यहाँ पे x स्क्वायर लिख दीजिए और dx आप लिख दीजिए और प्लस c। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे ना तो ये इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब का बनेगा और x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c हो जाएगा। तो y का वैल्यू दोस्तों क्या आ गया, x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c। इसको दोस्तों हम इरेज कर देते हैं, इसका कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे। तो y का वैल्यू जो आया है ना यहाँ पर x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c। आप यहाँ पर दोस्तों देखो y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 1 दे रहा है, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1 का पावर 4 1 ही मिलेगा डिवाइड बाई 4 प्लस c। तो c का वैल्यू दोस्तों मिलेगा आपको 3/4। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये इधर माइनस में आएगा। तो
तो जब 1 में 1/4 घटाओगे तो 3/4 मिल जाएगा। अब दोस्तों आप ये जो आपका आंसर आया है ना, इस पे सी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। आप सी का वैल्यू पुट कर दोगे ना तो आपको आंसर फाइंड हो जाएगा, जो भी आपको फाइंड करना था वो आपको मिल जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 3/4। जब दोस्तों आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो बनेगा ये 4y इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3। दोस्तों ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 8B का सॉल्यूशन देखा। अब हम जाते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 9A और 9B दोनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं। दोस्तों आपको 9A या 9B में कोई एक क्वेश्चन अगर चूज करना है तो कौन सा चूज करेंगे, आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि दोस्तों इन दोनों में ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शनल है, कोई एक करना है। तो आपको जो इजी लगता है वही आप करोगे। तो आपको कौन सा इजी लगता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मैं यहाँ पर दोस्तों अगर होता तो मैं यहाँ पे 9B को चूज करता, क्योंकि 9B जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है देन 9A। क्योंकि 9A में थोड़ा सा आपका समय लग सकता है कैलकुलेट करने में, इसलिए दोस्तों मैं 9B को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, बाद में 9A का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों 9B जो है आपका वो क्या है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स ऑफ sin x dx। और दोस्तों हमें इसकी वैल्यू π/2 -1 प्रूफ करनी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड चूज कर ली है, तो दोस्तों मुझे इसे इंटीग्रेट करना है अगर, तो आप देख रहे हो tan इनवर्स ऑफ sin x आ रहा है। तो कोई भी जो होगा इसको sin x को क्या करेगा, इसी को मानेगा। तो चलो मानते हैं हम। इसके पहले दोस्तों हम यहाँ sin 2x का फॉर्मूला खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो ये बनेगा 2 sin x इंटू cos x, और दोस्तों ये tan इनवर्स sin x वैसे ही आ जाएगा, और dx। तो दोस्तों हम यहाँ पर sin x को क्या मान लेते हैं, sin x को t मान लेते हैं। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो cos x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। दोस्तों ये हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है sin x की वैल्यू। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन दोस्तों कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा। जब आप लोअर लिमिट 0 यहाँ पे पुट करते हो, जो हमने माना है x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तो sin 0 बनेगा। तो t का वैल्यू दोस्तों sin 0 का वैल्यू 0 होता है। और जब यहाँ पर x की वैल्यू π/2 चूज करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, ये sin π/2 वैल्यू 1 होता है। तो t की जो अपर लिमिट होगी दोस्तों dt की, वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर 2 जो है इसको हम बाहर कर लेते हैं, इस sin x की इस जगह पर t पुट करते हैं, और ये cos x dx इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की जगह पर dt पुट कर देंगे। और दोस्तों tan इनवर्स t ये जो है साथ में इसके आ जाएगा, और ये यहाँ पर dt बन जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो है आपको क्या करना है, आइलेट का रूल से फर्स्ट सेकंड अप्लाई करना होगा। तो आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा और अलजेब्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन लिया जाएगा दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंग क्यों लिया जाएगा मैं यहाँ पर ये बता दे रहा हूँ। आइलेट के अकॉर्डिंग दोस्तों लिया जाएगा, जिसमें आई जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पहले आ रहा है तो फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है। और ए क्या है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, टी यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन का काम कर रहा है, तो सेकंड फंक्शन लिया जाएगा। तो अब दोस्तों जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, जो इंटीग्रेशन का रूल होता है फर्स्ट सेकंड का रूल, तो t का जो है आप इंटीग्रेट करोगे तो t²/2 मिलेगा, और ये tan इनवर्स t वैसे आ जाएगा, और इसकी जो लिमिट होगी 0 1 आप वैसे ही पुट कर दोगे इधर पे दोस्तों। फिर क्या होगा, फिर इसके बाद tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होगा, जो कि होता है 1/1 प्लस t²। फिर दोस्तों आप t को क्या करोगे, t को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या देगा, ये t²/2 देगा, और यहाँ पर dt लिख दोगे, और इसकी जो लिमिट है दोस्तों 0 से 1 वैसे ही लगा दोगे आप। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका आएगा। अब देखिए, अब जब आप इसका जो है इसको जब आप 1 पुट करोगे तो ये क्या बनता है, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, ये दोस्तों बन जाएगा। जब आप 1 पुट करोगे तो ये 1/2 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, तो क्या बन जाएगा ये दोस्तों, ये आपका बनेगा
1/2 इंटू π/4 और माइनस जब जीरो पुट करोगे तो ये जीरो तो पूरा जीरो कर देगा इसको माइनस। अब और दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे कि इसमें +1 और -1 करोगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा 1 - 1/1 + t² dt। और ये जो 2 है दोस्तों, ये 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पर इसके, और ये हमने वैसे लिख दिया। अब आप दोस्तों इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, ये बन जाएगा π/4, ये 2 से 2 कैंसिल तो ये π/4 बन जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो ये जो बनेगा आपका, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा, ये मिलेगा t और ये मिल जाएगा दोस्तों, ये मिल जाएगा आपका माइनस का tan इनवर्स t। और जीरो से इसकी जो आपको लिमिट रखनी है वो क्या रखनी है, 0 से 1। तो जब आप दोस्तों 1 पुट करोगे तो ये 1 माइनस क्या बनेगा π/4, क्या बन जाएगा ये, इस π/4 को तो दोस्तों मैंने वैसे लिख दिया, ये बनेगा 1 - π/4, 1 - π/4। और दोस्तों जब आप जीरो रखोगे तो ये जीरो और ये जीरो दोनों जीरो हो जाएंगे, दोनों जीरो हो जाएंगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये प्लस π/4 और ये प्लस π/4 मिलकर क्या बन जाएगा दोस्तों, π/2 और ये -1 बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों π/2 -1 यहाँ पर हमारा प्रूफ हो जाता है। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये राइट हैंड साइड आपका आ गया। तो दोस्तों इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन रह गया जो कि 9A है, उसका सॉल्यूशन मैं और बता देता हूं आपको। तो दोस्तों 9A के सॉल्यूशन में आप देख रहोगे मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन शुरू करने के बाद में ही प्रॉपर्टी एक लिखी हुई है। यदि दोस्तों यदि कोई फंक्शन f(a + b - h) = fx हो जाए और ये a + bx कहाँ से लिए जा रहे हैं दोस्तों, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों के सम में अगर हम इस जो यहाँ पे जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अगर इसको घटाएं दोस्तों और फंक्शन की वैल्यू अगर फाइंड करें, जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया गया है अगर वो फंक्शन दोस्तों दिए गए फंक्शन के इक्वल आ जाता है, ये दिया गया फंक्शन है दोस्तों, अगर हम इसमें जो है 0 + π - x अगर पुट करें और देखें अगर ये इक्वल आ जाता है तो दोस्तों उसकी वैल्यू जो है ये दोनों इंटीग्रेशन दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू दोस्तों सेम होगी। तो इस प्रॉपर्टी का दोस्तों इस्तेमाल करके हम क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यू लिखने वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि 0 से पाई, इसको अगर दोस्तों मैं i मान लूं, इसको अगर मैं i लेट कर लूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 0 + π इन दोनों का एडिशन दोस्तों और माइनस x, जहां कहीं भी दोस्तों x होगा वहां पर मैं ये अप्लाई कर रहा हूं। आप इसको तो समझते ही हैं कि हम रिप्लेस कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये a² बनेगा और ये cos स्क्वायर 0 + π - x बनेगा प्लस b² sin स्क्वायर 0 + π - x बनेगा। तो जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा 0 से पाई माइनस x होल डिवाइड बाई a² cos 180 - थीटा की वैल्यू दोस्तों cos थीटा ही होती है तो ये cos स्क्वायर x आ जाएगा और sin 180 - थीटा की वैल्यू दोस्तों अगेन sin थीटा होती है तो ये sin स्क्वायर x आ जाएगा। अब जब आप इसको क्या करोगे, सेपरेट करोगे तो 0 से पाई/a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x एंड माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई x डिवाइड बाई a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x। तो दोस्तों ये वैल्यू आ जाती है। अगर आप देख रहोगे तो ये जो पूरा दिख रहा है आपको पूरा i के इक्वल दिख रहा है तो इसकी जगह पर आप दोस्तों i लिख सकते हो, आप मैच कर सकते हो। जब आप इसको i पुट कर दोगे तो दोस्तों ये i इधर पे आ जाएगा तो ये i + i 2i बन जाएगा और ये जो है दोस्तों 0 से π/a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x आ जाएगा दोस्तों।
और यहाँ पर dx और होगा दोनों में, तो ये dx आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो ये वैल्यू दोस्तों इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो है दोस्तों मतलब आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये प्रॉपर्टी भी कुछ ठीक है नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों आप इसको जो है ऐसा बनाने के लिए आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो कि जीरो से ए एफ एक्स की जो वैल्यू होती है दोस्तों, इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ एक्स की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो इक्वल होती है जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स की। इस प्रॉपर्टी का दोस्तों आप इस्तेमाल करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये लाइन बना सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर जीरो ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी जीरो से ए जा रही है, तो ये जीरो प्लस पाई तो पाई ही रहने वाला है। तो आपका कुछ लाइन बनेगी दोस्तों कुछ इसी प्रकार से, कॉस 180 माइनस थीटा फिर से कॉस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है आपका ये लाइन आ जाएगी। इसके बाद आपको एक और प्रॉपर्टी का अप्लाई करना होगा। वो प्रॉपर्टी दोस्तों क्या होती है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जीरो से 2a एफ एक्स की वैल्यू जो है दोस्तों 2 टाइम्स जीरो से a एफ एक्स के इक्वल होती है। कब? जब स्टूडेंट f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू जो है एफ एक्स के इक्वल हो। अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखोगे दोस्तों, तो ये जो वैल्यू है जब मतलब कि यहाँ पर आपको पाई माइनस एक्स जब आप पुट करोगे, पाई माइनस एक्स अभी आपने देखा था जब पाई माइनस एक्स लिखा था तो कॉस और साइन वैसे ही आ गए थे। और आप जानते भी हो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोस्तों लिखा हुआ है, तो माइनस साइन अगर आएगा भी तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है अगर आपका ऐसा हो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल हो, तो ये दोस्तों जो आपका जो अपर लिमिट होती है उसका आधा कर सकते हो और इस इंटीग्रेशन का डबल कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यही चीज यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी को दोस्तों मैं इरेज कर रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो 2i इक्वल टू 2 टाइम्स ये जो दोस्तों आप देख रहे हो जीरो से पाई बाई 2 बनेगा, जीरो से पाई बाई 2, और ये पाई दोस्तों हम बाहर लिख देते हैं, तो ये 2 पाई बन जाएगा। और यहाँ पर जो बचने वाला है दोस्तों वो बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये दोस्तों आपका बचेगा। और यहाँ पर जो है dx और है साथ में, तो dx हम भी लगा दें, और यहाँ पे भी दोस्तों dx होता है, इन प्रॉपर्टी में भी dx होगा। तो ये 2 से 2 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल टू पाई। और जब आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो इसे सॉल्व करने के लिए आप इसमें जो है कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बी टेन एक्स को टी मान लेना है। क्या मान लेना है दोस्तों, टी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लेट कर रहे हैं बी टेन एक्स इज इक्वल टू टी। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा आपका बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस बी को डिवाइड में ले जाइए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप इसे इंटीग्रेट कीजिए तो ये पाई जीरो से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर आप पुट कर सकते हो, सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पुट कर सकते हो डी टी बाई बी। तो जो b आ रहा है ना दोस्तों ये dt बाई बी, इस b को हम बाहर लिख लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको, और ये सेक स्क्वायर तो dt में चला जाएगा, तो ये बनेगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। क्या बन जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये पाई अपॉन b जो है दोस्तों वैसे ही आ जाएगा। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए बनेगा दोस्तों। तो
और इसकी लिमिट जो है लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2 होगी। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे π/2 पुट करोगे और π/2 पुट करोगे और क्या पुट करोगे दोस्तों, 0 पुट करोगे। तो tan π/2 तो प्रॉब्लम देगा हमको, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक चीज नहीं ध्यान दिया, जब हमने दोस्तों t की यहाँ पे b tan x को t माना हुआ है, तो ये जो x की जो दोस्तों लिमिट है ना, ये जो है t की लिमिट में बदल जाएंगी। तो जब दोस्तों x हमारा 0 है तो t का वैल्यू क्या होगा, 0, तो ये तो 0 आ जाएगा। लेकिन जब दोस्तों x का वैल्यू π/2 है तो t का वैल्यू दोस्तों आएगा यहाँ पे इन्फिनाइट। तो अपर लिमिट जो है दोस्तों इन्फिनाइट में बदल जाएगी। तो ये जो लिमिट है यहाँ पर भी इन्फिनाइट आएगा। जब आप दोस्तों इन्फिनाइट पुट करोगे तो ये बनेगा π/b और 1/a, ये बनेगा दोस्तों tan इनवर्स इन्फिनाइट एंड माइनस tan इनवर्स 0। तो आप जानते हो दोस्तों tan इन्फिनाइट π/2 की वैल्यू होती है, तो आप यहाँ पर π/b इंटू 1/a और यहाँ पर लिख सकते हो π/2 माइनस 0। तो ये जो बन जाएगा दोस्तों, ये बनेगा π² 2ab। क्या बन जाएगा दोस्तों, π² 2ab। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा π² 2ab। अगर आपको दोस्तों समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, जो हम इंटीग्रेशन की सीरीज नई चालू करने वाले हैं, तो दोस्तों हम उस लेक्चर में मिलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।